नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो बड़ा ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज हम आए हैं वृंदावन, बांके बिहारी की नगरी में। एक्चुअली लोगों का बड़ा सपना होता है कि जीवन में एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करने हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं दर्शन भी कर पाया और एक खास शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूँ, जो कि मंदिर में दिन रात सेवा करते हैं। एक्चुअली भगवान तो होते ही हैं, पर भगवान की जो सेवा करने वाले होते हैं ना, वो भी बड़े खास होते हैं। तो आज ऐसी ही शख्सियत से मैं मिलाने वाला हूँ, मंदिर के सेवायत श्रीमान रजत गोस्वामी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, हमारे शो में। नमस्कार। और थैंक यू सो मच। आप भगवान जी की सेवा में रहते हैं, पर थोड़ा सा टाइम हमारे व्यूअर्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, नमस्कार। एक्चुअली मैं ना मंदिर के इतिहास से शुरू करता हूँ। मेरे व्यूअर्स को पहले आप ये समझाइए कि मंदिर कब बना, कैसे बना और किन्होंने बनाया ये। देखिए, जहाँ तक मंदिर की बात है, हम लोग स्वामी हरदास जी के वंश परंपरागत से जो है उनके वंश से सभी गोस्वामी जन उन्हीं के परिवार से हैं। स्वामी हरदास जी महाराज का विचार में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ठाकुर जी की अष्ट सखियों में से एक ललिता सखी, ये माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म स्वामी हरदास जी महाराज के रूप में हुआ। स्वामी हरदास जी महाराज वो थे जिनके की चेले थे तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन जी के बारे में सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। कहते थे कि दीपक राग गाते थे तो बुझे दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाते थे तो बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो सोचिए कि चेले में जितनी कैपेसिटी थी, तो गुरु में क्या रही होगी। हम्म। तो गुरु की कैपेसिटी हम इस तरीके से बता सकते हैं कि स्वामी जी महाराज जिस समय अपने भाव से राग छेड़ते थे, तो स्वयं शामा शाम जो है उनके सामने प्रकट हो जाते थे और उनके साथ उनकी अटखेलियां होती थी, वार्तालाप हुआ करती थी। यहीं से ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही, जो कि यहाँ निधवन नाम की एक जगह है जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज का आश्रम हुआ करता था। वृक्षों से सघन कुंज का निर्माण जिसे बोलते हैं कि बिना किसी ईंट गारा पत्थर के केवल वृक्षों से एक कुंज बन जाना, एक गुफा जैसा बन जाना, जहां पर स्वामी जी एकांत वार्ता करके और अपने राग से ठाकुर जी को प्रसन्न करते थे और वहीं उनसे उनकी वार्तालाप हुआ करती थी। एक बार ये कहा जाता है कि विठल विपुल जी जो थे, इनको सुनाई तो सब पड़ता था कि स्वामी जी महाराज किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं थे। लेकिन चूंकि वो गुरु रूप में थे, तो वो उनसे ऐसे पूछ नहीं सकते थे। गुरु आज्ञा का वह जो है वो कहीं ना कहीं गुरु को आज्ञा नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि कैसे करूं, श्री जी से बात, अपना वार्तालाप, अपनी इच्छा प्रकट करी। स्वामी जी को कुछ अंतर जो है स्मरण हुआ कि विठल के मन में कोई बात है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई विठल, क्या बात है, कि क्या मन में तुम्हारे पशुपेश चल रहा है। तो बोले, अगर गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तब मैं अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ। उन्होंने पूछा, नहीं बिल्कुल, आप निर्भीक होकर के पूछिए कि क्या बात है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाराज, आप अंदर जाते हैं, जो भी साक्षात्कार आपका होता है वो हमको सुनाई तो पड़ता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये दिखना तो श्री जी की कृपा होगी तभी दिखेगा। तो बोले, आप ही मेरी तरफ से श्री जी से पूछ लीजिए कि मेरे को कब ये जो है दर्शन मिलेंगे। तो वो बोले कि सामने ही विराजी हैं। तो बोले, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बोले, सामने विराजी हैं, आप ही पूछ दीजिए, मुझको तो दिख नहीं रही है। तो श्री जी से जब स्वामी जी पूछते हैं कि भाई ये इस तरीके की आज्ञा है, तो श्री जी उनको आशीर्वाद देती हैं। बिहार पंचमी वाले दिन शाम के समय पर ठाकुर जी के लिए जब स्वामी जी अपने कुंज में जाते हैं, तो साथ विठल विपुल जी को भी जाते हैं। और विठल विपुल जी के जाने के बाद में वहां पर जैसे ही स्वामी जी महाराज राग छेड़ते हैं, तो उससे पहले विठल विपुल जी को ये बता देते हैं कि जो है, आप देखिएगा, सब कुछ आनंद लीजिएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, शांत रहिएगा। जैसे ही स्वामी जी महाराज राग छेड़ते हैं, तो ठाकुर जी महाराज श्री जी के साथ प्राकट्य हो जाते हैं वहीं। और वो प्राकट्य देखते ही विठल विपुल जी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो इतना भाव में आ जाते हैं कि उठते ही ठाकुर जी महाराज को अपनी गोद में इस तरीके से आलिंगन ले लेते हैं। उनके आलिंगन लेते ही श्री जी और ठाकुर जी वहीं जड़ स्वरूप में हो जाते हैं, जिसमें स्वामी हरदास जी महाराज विठल जी पर बड़े जो है क्रोधित होते हैं कि ये तुमने क्या किया। इधर श्री जी के मुख से अंतर्वाणी जो है होती है और ये कहा जाता है कि ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। स्वामी हरदास जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी, इतना दैव्य स्वरूप है आपका कि मैं आपके चरणों से ऊपर की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ, आपके मुखरबंदु पर तो बिल्कुल निगाह भी नहीं जाती, इतना प्रकाशमान है। तो मैं कैसे ये इन दो श्री विग्रहों की जो है
सेवा कर पाऊंगा या मेरा परिवार किस तरीके से सेवा करेगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहते हैं? बोले ऐसे स्वरूप में आए कि जिससे हम आपकी जो है सेवा कर सकें, क्योंकि आप तो यहाँ पर साक्षात प्रकट हो गई हैं। आपको 16 श्रृंगार कौन कराएगा? हम लोग तो सब वैराग्य में हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से ये व्यवस्था होगी कि मेरा जो बढ़ता हुआ वंश है, जो आगे की परंपरा के तहत किस तरीके से सेवा होगी? तब ठाकुर जी और श्री जी ने उनकी बात मान करके फिर से अंतर्ध्यान होकर के ठाकुर बांके बिहारी जी का महाराज का प्राकट्य होता है, जिनके ये कहा जाता है कि आयु लगभग 3.5 से 4 वर्ष की आयु है। एक ही शरीर में राधा और कृष्ण, श्री जी और ठाकुर जी उनमें विद्यमान है। इसी वजह से आज तक ठाकुर जी का जो भी श्रृंगार होता है वो डबल श्रृंगार होता है। ठाकुर जी एक तरफ पाग पहनते हैं, दूसरी तरफ जैसे लेडीज मांग निकालती हैं वो मांग धारण होती है। एक तरफ ठाकुर जी बड़ा मुकुट धारण करते हैं। अगर हम ठाकुर जी को देखेंगे तो लेफ्ट साइड में उनके बड़ा मुकुट धारण होता है और श्री जी की तरफ जो है चंद्रिका होती है छोटी। ठाकुर जी लेडीज श्रृंगार में बिंदी भी लगाते हैं, कुंडल भी पहनते हैं, बेसर भी पहनते हैं जिसे लौंग बोली जाती है। ऊपर की तरफ बगलबंदी होती है और नीचे की तरफ पूरा एक संपूर्ण लहंगा होता है। ये इस तरीके का श्रृंगार ठाकुर जी का होता चला आ रहा है। इसी श्रृंगार को एक चरणबद्ध तरीके से हम लोगों को सिखाया जाता है। यही एक कारण है कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में गुरु समाज के बाहर का नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों की जो दीक्षा शिक्षा होती है, मंदिर के गर्भगृह में अंदर जाने का अधिकारी जो है वो बालक तब होता है जब उसका मुंडन संस्कार हो जाता है। इसके बाद से जब जनेऊ संस्कार होता है तब से अंदर वो जा करके बाकी सारी चीजों में हाथ लगा सकता है, लेकिन उसका एक पूरी प्रक्रिया होती है कि जैसे आप अगर छोटे बालक हैं तो सबसे पहले आपको सोहनी सेवा करनी आनी चाहिए, यानी कि झाड़ू लगाना आना चाहिए। जब आप उस चरण को प्राप्त कर लेते हैं और आपके गुरु आपको प्रमोशन एक तरीके से कर देते हैं, तब आप मंदिर को धोना सीखते हैं। जब धोना सीखने के बाद में फिर आप मंदिर को पोछा लगाना सीखते हैं। उसके बाद में आप ठाकुर जी का बेड लगाना सीखते हैं कि ठाकुर जी हमारे यहाँ चल विग्रह हैं। जैसे आम मंदिरों में या कह लीजिए जैसे अभी अयोध्या जी में भगवान राम विराजे हैं तो ये स्थिर विग्रह हैं, ये आगे या पीछे नहीं होते हैं। या साउथ में जितने बड़े भी मंदिर हैं तो वहां जो बड़े विग्रह हैं, श्री विग्रह, वो स्थिर है, उनकी जगह छोटे श्री विग्रह अंदर और बाहर होते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी महाराज चल विग्रह है, एक ही विग्रह है जो अंदर और बाहर दोनों तरीके से होते हैं। इसी वजह से ठाकुर जी जो है विशेष उत्सवों पर गर्भगृह से बाहर आते हैं। जैसे इस समय फूल बंगले चल रहे हैं तो लगातार 3 महीने ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर रहेंगे। जब हमारी इस तरीके की दीक्षा होती है उसके बाद में जब ठाकुर जी का बेड लगाना हम सीख लेते हैं, तब हमको आदेश मिलता है ठाकुर जी के प्रसाद के थाल उठा करके उनके समक्ष रखने का। उसमें भी कौन सा थाल, क्योंकि ठाकुर जी के प्रसाद एक तरीके का प्रसाद नहीं होता। ठाकुर जी 8 बार प्रसाद पाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो प्रसाद होता है वो राजभोग और शयन भोग होता है, जिसमें कच्चा और पक्का दोनों तरीके का प्रसाद राजभोग में होता है। तो हमको सिखाया जाता है कि ठाकुर जी में कौन सा प्रसाद आगे रखा जाएगा, कौन सा प्रसाद पीछे रखा जाएगा, और उनसे प्रार्थना करी जाती है कि आपको जिस चीज में रुचि है, ये कहा जाता है रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, कि जो आपको पसंद है, जिस चीज में आपको रुचि है, आप वो प्रसाद पाओ। इस तरीके से जाने के बाद में जब वो प्रसाद लगने के बाद होता है, तब जाकर के हमारा श्रृंगार का पाठ्यक्रम शुरू होता है, जो बहुत टिपिकल होता है। और ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि बहुत पिटाई लगती है गुरु जी के माध्यम से, क्योंकि जब ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं और उनका जब श्रृंगार रखा जाता है तो वो श्रृंगार इस तरीके से रखा होना चाहिए, क्योंकि पहला काम होता है कि आपको श्रृंगार, जब श्री विग्रह अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और स्नान हो जाता है, स्नान के बाद चंदन से पूजन हो जाता है, उसके बाद पजामा पहनाने के बाद से जब श्रृंगार शुरू होता है, तो जो श्रृंगारी होता है वो अगर आंख भी बंद करे तो उसके हाथ में वही सामान आना चाहिए जो ठाकुर जी के उस समय धारण होना है। तो वो चरणबद्ध तरीके से रखना और फिर उस तरीके से श्रृंगार करना, और श्रृंगार करने के बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है श्रृंगार को उतारना, क्योंकि ठाकुर जी महाराज ये कहा जाता है कि बैठक में विराजमान है, दैट मीन्स अपने सिंहासन पर है। तो आप जब श्रृंगार उतारते हैं तो हमारे यहां मुंह पर कपड़ा ढाक लिया जाता है। जिस समय हम थाल उठाते हैं तो मुंह पर कपड़ा ढाक लिया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी नजर भोग लगाते हैं, उस बने हुए प्रसाद की खुशबू भी हमको ना आए, इसलिए मुंह पर बांधा जाता है। इसी तरीके से जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार उतारते हैं तो उनको बैठक से हिला नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी अगर सामने आपके खड़े हैं और जितनी भी गांठ लग रही है वो पीछे लग रही हैं, तो पहला काम है आप मुंह बांधिए और मुंह को ठाकुर जी के मुख से दूर रखिए और एक अंदाज से पीछे की तरफ हाथ डाल करके जिस तरीके से श्रृंगार हुआ है
उसी क्रम में श्रृंगार उतारना होता है बिना उनको हिलाए हुए। तो ये बहुत कठिन और बहुत भाव वाला की व्यवस्था है जो ठाकुर जी का श्रृंगार और ये सेवा है। इस तरीके से ये श्रृंगार और सेवा संपादित की जाती है। एक्चुअली ये ना बिहारी जी की मुझ पे कृपा ही है कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे आके मिलूं, और आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। सच में हमारे व्यूअर्स को बड़ा अच्छा लगा होगा ये सुनने में। एक्चुअली मैं ना सर अब पॉलिटिकल वे में आता हूँ। जी, बीजेपी जब भी आती है या बीजेपी की जहां जहां सरकार है, उनका एक एक मुद्दा तो वही है कि मंदिर पे काम करेंगे, ये करेंगे। मतलब एक्चुअली वही हिंदुत्व वाला उनका रहता है। जी, तो 2017 में जब योगी गवर्नमेंट आई तो मुझे याद है उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए थे और एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया था। शायद आप भी वहां गए थे और उनसे कुछ बातचीत हुई थी। एक्चुअली वो ना रूम में हुई थी। जी। मैं आज चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को ओपनली बताएं कि वहां से क्या हुआ था। देखिए ऐसा था जिस समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं ये मान के चलता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री जी एक पूरे प्रदेश का निर्वाह करते हम्म। हैं और बहुत ऊपर के लेवल पे बैठते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि वो रोज की रोज जनता के बीच में जाएं और सारी व्यवस्थाओं को समझे। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे उसी हिसाब से आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत से सलाहकार होते हैं जो उनके पूरे दिनचर्या का कार्यक्रम तय करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश जी की, उसमें भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि बीच के जो लोग थे, ये सारी रणनीति उनके द्वारा बनाई गई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम्म। लेकिन ये सारे लोग बड़े उच्च अधिकारी होते हैं जो ये सोच करके चलते हैं कि हमारे किसी कार्य से मुख्यमंत्री साहब जो है अति प्रसन्न हो जाएंगे, हम्म। तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा और हम इस पद पर आ जाएंगे और ऐसा कर जाएंगे। वही जो राजा महाराजाओं में बिल्कुल, चाटुकारिता चलती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, वही। वो सूबे के मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से ब्रीफ करते हैं कि आपका नाम इस तरीके से हम्म। बहुत डेवलप्ड हो जाएगा और बहुत आपकी यश कीर्ति हो जाएगी कि आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी के समय में भी इसी तरीके के चाटुकारिता लोग बहुत सारे भरे हुए थे जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करा और उन्होंने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का विरोध होना बहुत प्रबल स्तर से शुरू हो गया। पूरा मथुरा वृंदावन तक वो हो गया। यहाँ कई दिनों तक दुकानें बंद हो गई, सप्त देवालय बंद हो गए। जब ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों के द्वारा किसी सोर्स से पहुंचाई गई, तब तक प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका था। लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया था कि भाई मंदिर के अंदर हम किसी भी तरीके का अधिग्रहण नहीं करेंगे, वरन हम मंदिर के लिए एक न्यास की व्यवस्था कर देते हैं पूरे जिले के मंदिरों के लिए, जिसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद का नाम दिया गया, जिसका कि राज्यपाल के द्वारा जो है अनुमोदन भी कर दिया गया था। इस न्यास का मुख्य कार्य था कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखना, जिन मंदिरों में दीपक राख की व्यवस्था नहीं है वो करना, मंदिरों के आसपास के आने जाने के रास्तों की व्यवस्था करना, लाइट का निर्माण करना, कोई क्षति किसी मंदिर में हो रही है तो उस क्षति को पूर्ण करना। मेन ये था कि पौराणिक महत्वों को ध्यान रखते हुए उन मंदिरों के आसपास की जगह को संरक्षित करना, ये उद्देश्य थे उनके। यमुना की सफाई करना, प्लांटेशन करना, ये सारे उद्देश्य थे। इधर सरकार चेंज हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो हैं सूबे के नए मुख्यमंत्री हो जाते हैं। हम लोग बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ अब एक हिंदूवादी सरकार आ गई है। और जब वो सरकार आ जाती है तब कार्यक्रम आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर भी इस सरकार में भी इस न्यास बोर्ड को, क्योंकि पिछली सरकार की मंजूरी थी, तो इस न्यास बोर्ड का गठन हो जाता है और इस न्यास बोर्ड का गठन 2017 में लगभग मेरे ख्याल से शायद मिड 17 में जाकर के और गठन होकर के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हो जाते हैं और उपाध्यक्ष यहाँ पर शैलजाकांत मिश्र जी हो जाते हैं जो एक रिटायर्ड डीजीपी साहब थे। तरीका ये था कि अगर इस तरीके का कोई न्यास बन रहा था तो उसमें पदाधिकारी ऐसे लोग होने चाहिए थे, क्योंकि ये न्यास ब्रज की पुरातन महत्व को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के देवालयों को संरक्षित करने के लिए था, यमुना की सफाई के लिए था। तो यहाँ पर इस न्यास के अंदर लोकल लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनसे ज्यादा ना तो मंदिरों के बारे में कोई जान सकता था, ना किसी को पता था। लेकिन पता नहीं क्या कारण ऐसा बना कि उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी को बताया जाता है और शैलजाकांत मिश्र जी की एक पहली बैठक हमारे मंदिर ठाकुर बांके बिहारी जी में मेरे ख्याल से शायद जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में करीबन होती है। यहाँ पर आकर के उनके 3 विचार होते हैं। पहला विचार उन्होंने ये कहा कि भाई
समाजवादी पार्टी मंदिर पर अधिग्रहण करना चाहती थी। यूपी गवर्नमेंट की ऐसी कोई चीजें नहीं है, लेकिन भीड़ को दृष्टिगत आप लोगों को 3 व्यवस्थाएं करनी चाहिए। पहली व्यवस्था ये बताई कि मंदिर का टाइम जो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम था, उसको बढ़ा करके आप 6 या 7 घंटे सुबह और 6 या 7 घंटे शाम को करिए। दूसरी व्यवस्था ये थी कि ठाकुर जी जो गर्भगृह में रहते हैं, वो गर्भगृह से बाहर आ जाएं, ताकि दर्शन का व्यू बढ़ जाए। और तीसरी व्यवस्था ये थी कि मंदिर के अंदर का जो आंगन है, जहां आम श्रद्धालु दर्शन करता है, वो दर्शन उनको सही से हो सके तो मंदिर के प्रांगण को बढ़ाया जाए। बड़े आदर से वहां पर सभी गोस्वामियों ने उन्होंने उनकी तीनों बातों का जवाब दिया, जहां मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां था। उन्होंने ये कहा कि भाई, मंदिर की दर्शन व्यवस्था और टाइमिंग ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो है पूरा कारित की हुई है। उनके ही आदेश के द्वारा मंदिर में दर्शन की व्यवस्था चल रही है और उन्हीं के आदेश के द्वारा जो है मंदिर के अंदर टाइमिंग है। यदि आपको इसमें किसी तरीके का संशोधन चाहिए तो आपको जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ अप्रोच करनी चाहिए और वहां से फिर अगर आपको आवश्यकता पड़ती हो तो उच्च न्यायालय में आपको अप्रोच करनी चाहिए। ये बात वहां पर हो गई। और जहां तक मंदिर के प्रांगण को बढ़ाने की बात थी तो उनसे ये कहा गया कि भाई, मंदिर का प्रांगण का रेनोवेशन 1864 में हुआ था। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जो 1754 का है, जो बांके बिहारी मंदिर के कुछ गोस्वामियों के द्वारा राधा वल्लभ जी के कुछ गोस्वामियों को एक सेल डीड करी गई थी, जिसमें 8 गोस्वामियों के नाम राधा वल्लभ जी से थे और 8 गोस्वामियों के नाम बांके बिहारी जी से थे और क्षेत्र का निवास जो है वो बिहारीपुरा था। अगर हम देखें जिस उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं या कह लीजिए संपूर्ण भारत में, तो हमारे यहाँ रोडों के नाम भी उच्च पदों पर आसीन लोगों के द्वारा या किसी ठाकुर जी के द्वारा या किसी राजा महाराजाओं के द्वारा जो अब रखे जा रहे हैं, इसी तरीके से मोहल्लों के नाम भी अगर कोई मंदिर है तो उनके नाम पे रखे जाते थे। तो मेरा सवाल पहला ये था कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार ये कहती है कि यहाँ पर हमने कब्जा कर रखा है, तो 1864 का तो रिकॉर्ड ये है कि मंदिर उस समय के अंग्रेजी शासन के एक जिला अधिकारी, क्योंकि उस समय छोटे जिले नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े जिले होते थे, वो अपने आप में एक साहित्यकर्ता थे। उन्हीं के सामने इस मंदिर का रेनोवेशन हुआ और उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, उनका नाम एमएस ग्राउस था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ के गोस्वामियों के द्वारा 13 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया, पुनः निर्माण कराया गया, ये लिखा है। और 1754 का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि बिहारीपुरा था। दैट मीन्स कि ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर 1754 में भी एग्जिस्टिंग था, तभी वो बिहारीपुरा पड़ा। ठीक है। जिस समय ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ, बहुत सालों तक निधिवन में ठाकुर जी महाराज विराजे रहे। निधिवन बिल्कुल जमुना जी के जस्ट बगल में है। फिर इसके बाद आक्रांता औरंगजेब आना शुरू हो गए, जिन्होंने यहाँ की बहुत सारी धरोहरों को जो है छिन्न भिन्न कर दिया। इसी वजह से सप्त देवालय जो थे, वो सप्त देवालयों को इधर से उधर जाना पड़ गया, जिसमें से ठाकुर बांके बिहारी जी भी थे। आक्रांताओं की वजह से यहाँ के गोस्वामी परिवार ने ये मान के चले कि भाई, हमें सिर्फ राजस्थान के रजवाड़े बचा सकते हैं। अलग अलग जमुना पार ले जा करके और घूम करके हम लोग करौली, राजा करौली के यहाँ पहुंचे, जहां हमें आश्रय मिला। और वहां से राजा करौली के यहाँ से फिर ये भरतपुर राजघराने ने वहां से ठाकुर जी को भरतपुर लेकर के आए और जहां से फिर ठाकुर जी महाराज यहाँ पर आए। और ये एक मंदिर बिल्कुल लास्ट, इस बीच 7 जगह ठाकुर जी अपना स्थान बदल चुके थे, जो इतिहास में दर्ज है। और 8वीं जगह ठाकुर जी ने यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया बिहारीपुरा में, जो मुझे लगता है कि शायद 1754 के पहले का होगा, क्योंकि जो डीड बता रही है 1754 में बिहारीपुरा था, तो जरूर औरंगजेब का ये जो समय निकला होगा वो उससे पहले का रहा होगा। खैर, अब बात इस चीज पर आ जाती है कि हम जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है और शैल्याकांत मिश्रा जी के द्वारा इस तरीके की बात होती है, बहुत आदरपूर्वक उनको बताया जाता है, लेकिन चूंकि डीजीपी पद से रिटायर्ड थे, वो क्रोध में आ जाते हैं और यहां तक कह जाते हैं सबके सामने कि अगर कल को यहाँ पर किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरीके की स्टैम्पीड हो जाता है, तो सबसे पहला व्यक्ति जिले का मैं हूंगा जो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये बात बोल करके वो यहां से चले जाते हैं 17 में। अब उसके बाद से लगातार किस तरीके से एक षड्यंत्र रचना शुरू होता है, ये बताना बहुत जरूरी है सारे व्यूअर्स को कि ये हो क्या रहा है। इस षड्यंत्र में मैं पूरी तरीके से मानता हूं आदित्यनाथ योगी जी का कहीं कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद में एक मठाधीश हैं।
उनको अपने यहाँ के मठ की नियम परंपराएं सब चीजें पता हैं। कब किस समय दर्शन खुलने हैं, कब बंद होने हैं, उनके यहाँ भी वो क्रमबद्ध तरीके से होता होगा, निश्चित तौर पर होता होगा। मेरे ख्याल से उनसे ये अप्रूवल लिया भी नहीं गया और एक अपने अधिकार तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यवस्था शुरू हो गई। उस व्यवस्था में सबसे पहला 31/8/2017 को शैलजाकांत मिश्रा जी के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है शासन को, जो कि उस समय के तत्कालीन सचिव थे, मुख्य सचिव में भी, और उनको भेजा जाता है। और उस पत्र में यह लिखा जाता है कि यहां पर किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना हो सकती है और इसकी एक जांच कराई जावे और जो नियमानुसार यहां पर बदलाव हो सकते हैं वो बदलाव करे जाए। उस समय एसएसपी महोदय यहाँ पर स्वप्निल मंगलोई जी थे, जिन्होंने यहाँ की मंदिर की एक जांच करी और एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में उन्होंने गोपी गोस्वामी जी का नाम दिया और गोपी गोस्वामी जी के नाम से कई सारी चीजें ऐसी लिखी गई जो गोस्वामी जी ने कहा भी नहीं था। उनका शायद साक्षात्कार भी नहीं हुआ, लेकिन क्यों नाम दिया गया मुझे नहीं मालूम है। लेकिन 19/5/2017 को शैलजाकांत मिश्रा जी के साथ में सचिव साहब को जो है ये लेटर यहाँ से पूरी व्यवस्थाओं के साथ में भेज दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वही 3 बातें कही गई जो शैलजाकांत मिश्रा जी चाहते थे, जो हमसे बोल के गए थे कि मंदिर की टाइमिंग बढ़ाइए, मंदिर के अंदर ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लेकर आइए और साथ ही साथ जो है मंदिर के प्रांगण को चौड़ा कीजिए। ये 3 बातें ही उस रिपोर्ट में मेंशन थी। मई के बाद में 4/12/2017 को, यानी कि दिसंबर में, मई में ये जो भी कार्यकलाप होता रहा, लेटरबाजी होती रही, उसके बाद दिसंबर में जाकर के तत्कालीन सीओ सिटी मजिस्ट्रेट जिनका नाम बसंत अग्रवाल था और उस समय के सीओ सिटी जिनका नाम शंकर मिश्रा जी था, विजय शंकर मिश्रा जी, आपके द्वारा एक एप्लीकेशन जो है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के माध्यम से दी जाती है कि मंदिर के टाइमिंग को बढ़ा करके 4 से 6 घंटे कर दिए जाए। इसमें ये क्या 2018 मार्च में जाकर के ये एप्लीकेशन खारिज हो जाती है कि आप किस बिहाफ से यहां पर आए हैं और आपके बिहाफ पर सरकारी वकील आए हैं, वो क्यों आए हैं, इस बात पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है और ये एप्लीकेशन सिविल न्यायालय से खारिज हो जाती है। जैसे ही ये खारिज होती है 10/4/2018 को, 16/4/2018 को, यानी कि 6 दिन के बाद ही सेम एप्लीकेशन, सेम फाउंड, मेरी बात को नोट कीजिएगा, एक एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर से निकलती है उस कंप्यूटर में केवल नाम चेंज करा जाता है, नाम पाया जाता है अनंत कुमार शर्मा जी। अनंत कुमार शर्मा जी कौन थे? अनंत कुमार शर्मा जी एक एनजीओ चलाते हैं उज्जवल ब्रज के नाम से, जिसके सचिव थे। 2016 में रजिस्टर्ड हुई। सारे सरकारी अधिकारी इस एनजीओ में एज ए ट्रस्टी रहे और इसके अलावा मथुरा शहर के बड़े बड़े धनाढ्य, जिनको कह लीजिए कि बड़े बड़े जो लोग सिटी डेवलप करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत बड़े नाम के, सारी चीज नेट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो सब की सब, यानी कि अधिकारी और यहाँ के बड़े व्यवसायी, ये दोनों लोग उस एक उज्जवल ब्रज में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये उज्जवल ब्रज की व्यवस्था यहाँ पर अगर अभी भी देखेंगे तो टीएफसी है, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वृंदावन, जहां पर अनंत कुमार शर्मा जी आज भी अपनी सेवाएं बदस्तूर दे रहे हैं। इनको अपनी तरफ से एक कह लीजिए कि एक गार्ड बना करके और इनके द्वारा सेम एप्लीकेशन जो तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के माध्यम से दी जाती है, नाम चेंज करके सेम एप्लीकेशन, सेम टाइमिंग बढ़ाने के लिए वो दी जाती है। नन प्रेजेंस पे ये एप्लीकेशन 22/3/2022 को, यानी 2018 से लेकर के और 4 साल ये मुकदमा चल रहा है, उन 4 सालों में नन प्रेजेंस पे जाकर के ये एप्लीकेशन खारिज हो जाती है। जैसे ही ये खारिज होते हैं 22/3/2022 को, तो 18/8/2022 को अनंत शर्मा जी के द्वारा एक पीआईएल जिसका नोटिस आता है 18/8/2022 को, ये कारित कर दी जाती है। उस पीआईएल को के बाद में 19 और 20 की जन्माष्टमी होती है और सर्टन पूरे प्रशासन के सामने हमारे यहां 2 लोग मर जाते हैं, जिसको ये कहा जाता है कि दम घुटने की वजह से मरे हैं। लेकिन अगर आप वहां के वीडियो देखेंगे जो सारी जगह नेट पर है, कि वहां पर पूरा जिला प्रशासन था, क्योंकि हमारे यहां से लगभग 30-35 साल से लगातार मंदिर में जो व्यवस्था है मैनेजमेंट की, ये
सन 1939 का एक ऑर्डर जिसके तहत एक डिक्री बनी, उसमें मैनेजमेंट ऑफ स्कीम उस ऑर्डर का पार्ट था। उस ऑर्डर को डिक्री कर दिया गया था ताकि इसमें किसी तरीके का संशोधन ना हो, और इस डिक्री को आज तक कहीं चैलेंज नहीं करा गया, जिसको कहते हैं अनडिस्प्यूटेड, और उसकी तहत मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की व्यवस्था चलती है। इस डिक्री के तहत 4 सदस्य गोस्वामी परिवार से इलेक्टेड होते हैं, 2 लोग राजभोग में से, 2 लोग शयन भोग में से, और ये 4 लोग मिल करके 1 महीने में 3 लोग मथुरा ही जिले के ऐसे व्यक्तियों को नामित करते हैं जो ठाकुर जी में आस्थावान होते हैं। यदि किसी कारणवश ये 4 लोग एक मत नहीं होते हैं तो ये मैटर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां पहुंच जाता है। उनके ऊपर आ जाता है इस चीज का भार कि वो 3 लोगों को नामित करें, और नामित करके प्रबंध कमेटी को जो है सुचारू रूप से व्यवस्था दे दी जाए, और प्रबंध कमेटी मंदिर की व्यवस्था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में सवाल ये उठ जाता है कि अनंत शर्मा जी को ये कहां से स्वप्न आया कि सिटी मजिस्ट्रेट और तत्कालीन सीओ साहब के माध्यम से सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ एक एप्लीकेशन मूव ऑन हुई है, जो कि खारिज हो जाती है। ठीक 6 दिन के बाद में अनंत शर्मा जी की तरफ से सेम एप्लीकेशन जो है एक कारित कर दी जाती है, और जो भी खारिज हो जाती है जाकर के नन प्रेजेंस पर 22/3/2022 को। सवाल ये उठता है कि अगर ये सरकार के व्यक्ति नहीं थे तो इनको कैसे पता, सेम फाउंड के साथ में केवल नाम बदल करके अनंत शर्मा जी एक ही प्रेयर को लेकर के वहां क्यों नहीं आए, वो वहां कैसे न्यायालय में पहुंचे? उनकी तरफ से तो जैसे पीआईएल के अंदर जो प्रेयर है वो तो बहुत सारी हैं अलग अलग, लेकिन सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ केवल एक ही प्रेयर को लेकर के क्यों वो वहां पहुंचे? खैर, 18/8/2022 को अनंत शर्मा जी की तरफ से एक पीआईएल जो है वो गठित कर दी जाती है, जिसका नोटिस जो है 18/8/2023 को हम लोगों को प्राप्त होता है, और 19 और 20 की जन्माष्टमी होती है। पूरे प्रशासन के सामने जिले के जिलाधिकारी मौजूद थे, नगर आयुक्त मौजूद थे, एसएसपी पूरे बल दल के साथ में थे। उनके माध्यम से जो उनकी प्रेजेंस के अंदर वहां पर 2 लोग जो है ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे यहां से सिविल जज जूनियर डिवीजन या प्रबंध कमेटी जो भी चार्ज में होता है, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड मंदिर के कार्यालय में है, शायद उससे भी ज्यादा, कि हर विशेष उत्सव पर जो है ठाकुर जी के मंदिर की तरफ से या तो प्रबंध कमेटी या सिविल जज जूनियर डिवीजन एक नोटिस भेजती है जिले के सारे अधिकारियों के साथ, वर्तमान में वृंदावन कोतवाल को, चौकी इंचार्ज को, और सीओ सदर को, एसएसपी को, एसपी को, डीएम साहब को, और यहाँ के जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और तमाम जितने भी लोग हैं, और उनसे यह आग्रह किया जाता है कि यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था हो सकती है, किसी दुर्घटना की जो है उम्मीद लगाई जा सकती है, तो आप यहाँ पर आकर तत्कालीन उत्सव की व्यवस्था अपने हाथ में लें। जन्माष्टमी वाले दिन भी पुलिस यहाँ पर पूरी मौजूद थी, मंदिर के चारों तरफ भी और अंदर भी। पुलिस के पास में ही सारे दरवाजों की चाबियां थी, लेकिन गलती इस बार ये हो गई कि हर बार जन्माष्टमी या विशेष उत्सवों पर जो एक बैठक हुआ करती थी प्रशासन के साथ में, इस बार नव जो एसएसपी साहब थे उन्होंने वो बैठक नहीं करी। उस बैठक ना करने की वजह से वो आइडिया ही नहीं ले पाए कि यहाँ पर भीड़ की क्या स्थिति होती है, कैसे मंदिर के अंदर पब्लिक आती है, कैसे मंदिर के बाहर से पब्लिक जाएगी। उन्होंने उस चीज पर विचार किए बिना अपना पुलिसिया जो रुख होता है उस रुख का कार्य किया, जिसकी वजह से ये एक क्षति हो गई। इस क्षति के लिए कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है। कमाल की बात तो ये आ जाती है कि 2 लोग मर गए और कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, और एक जांच समिति बैठाल दी जाती है जिसमें एक रिटायर्ड डीजीपी सुलखान सिंह होते हैं और एक अलीगढ़ के कमिश्नर होते हैं गौरव दयाल जी। यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि सुलखान सिंह जी जो हैं वो शैल्याकांत मिश्रा जी के अनन्य मित्रों में से एक हैं और उनके जूनियर रहे हुए हैं। वो आकर के यहाँ पर जांच करते हैं। जांच करने के बाद 3 तरीके की व्यवस्थाएं बताते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, कि मंदिर के अंदर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। और जांच में अपना ये 2 चीजों को मेंशन करते हैं कि वहां के मंदिर के गोस्वामियों ने हमारे सामने कोई सुझाव नहीं रखे, जो कि गलत था। हमारे पास में रिटर्न एविडेंस है कि हमने उनको रिसीव कराया, उन्होंने वो नहीं लिखा जानबूझ करके। और दूसरी चीज उन्होंने ये लिख दी कि यहाँ पर दम घुटने की वजह से लोग मरे, ऐसा नहीं था। स्टैम्पिड हुई, लोग गिर गए और उसके ऊपर से दूसरे लोग उनके ऊपर रौंदते हुए गए और वहां ऊपर जो है बैठ करके
प्रशासन के सारे आला अधिकारी रिकॉर्डिंग बना रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, जो सारे साक्ष्य हैं। यहां से कोर्ट का एक दौर शुरू हो जाता है। ये जो पीआईएल, मैं तो कहूंगा कि कूट रचित पीआईएल थी, जिसके अंदर ये दो लोगों के मरवाने का एक छौंक डला। और जब चीफ जस्टिस के यहाँ ये मैटर आता है तो पीआईएल की रिक्वेस्ट पर तो कोई बात ही नहीं होती, सीधे बात होती है कि आपके यहाँ दो लोग मर गए, और बिना हमको पार्टी बनाए हुए, क्योंकि मंदिर बांके बिहारी जी, ये सेटिसाइड लॉ होता है कि किसी भी देवता जो कि नाबालिग की श्रेणी में आता है, उनकी तरफ से सारे मुकदमे लड़ने का जो है राइट वहां के सेवायतों को होता है। हमको बिना पार्टी बनाए हुए एक तरफा ऑर्डर पर ऑर्डर न्यायालय के द्वारा किए जाने लगे, जिसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया कि आप वहां जाके, आप लोग नेसेसरी पार्टी हैं, जाके पार्टी बनिए, और अगर इसके बाद में भी हाई कोर्ट का रवैया नहीं ठीक होता तो आप लोग वापस हमारे पास आए। यहां से हमने अपनी इंप्लीमेंट दी, जिसमें सेवायतों की तरफ से जितनी बात मैंने आपसे कही है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड रखी गई कि किस तरीके से यहाँ पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ एक एप्लीकेशन दी जाती है तत्कालीन सीओ के माध्यम से और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। सेम एप्लीकेशन अनंत शर्मा की तरफ से, जो पेटिशनर हैं, इसमें उनकी तरफ से भी दी जाती है। साहब, यहाँ पर जो है ये चीज देखना बहुत जरूरी है। सारे नोटिसेस लगाए जाते हैं और उन नोटिसेस के बाद में वो वीडियो रिकॉर्ड भी स्टिल फोटोग्राफ के रूप में दिखाई जाती है, लेकिन न्यायालय ने उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया और विचार शुरू हो गया मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के। अब हमारे जो राज्य सरकार है, उनके 3 वरिष्ठ पद होते हैं न्यायालय के अंदर, जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं। एक सबसे बड़े अधिवक्ता जिनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, दूसरे एडिशनल एडवोकेट जनरल, और तीसरे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, और इनके नीचे तमाम सरकारी वकील होते हैं। इनको सरकार के द्वारा जो है एक निश्चित शुल्क दिया जाता है हर महीने के महीने, इन लोगों को भी दिया जाता है। हमारी इस पीआईएल के लिए आप ये तीनों की तीनों एक ही मुकदमे में, इतने खाली थे ये लोग कि एक ही मुकदमे में आकर के प्रेजेंट होते हैं आज भी, अभी तक भी, जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। एक लंबी लड़ाई चलती है और एक मौखिक कंसेंट दी जाती है कि साहब चीफ जस्टिस के यहाँ, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बार बार इन तीनों अधिवक्ताओं से कह रहे थे कि आप लोग मीडिएशन क्यों नहीं करते हैं, मीडिएशन करिए, बातचीत करिए और हल निकालिए। लेकिन वहां पर साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे क्लाइंट यानी कि सरकार बातचीत करने में कोई रुझान नहीं देना चाहती। हमारी तरफ से प्रपोजल दिए जाते हैं कि साहब कॉरिडोर ना बनाइए, लोग, कुंज गलियां हैं, पुरातन महत्व है उन कुंज गलियों का, वो टूटेंगी, ध्वस्त होंगी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। हम अपनी तरफ से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी एड ऑन कर देते हैं कि मंदिर की भीड़ को काबू किया जा सकता है। अलग से रास्ते बताए गए, कॉरिडोर का प्रारूप चेंज करके दूसरा एक जो है प्रारूप बताया गया। सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन किसी भी चीज पर कोई सहमति नहीं बनती है। जब सहमति नहीं बनती है तो अंतोगत्वा चीफ जस्टिस साहब हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई अब ये रिपोर्ट है, हमें तो आदेश करना है। तो हमने उसमें इस चीज को लेकर सहमति दी कि साहब इसमें जो पहला और दूसरा चरण है, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि पहले चरण के अंदर मंदिर के अंदर क्यू सिस्टम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरे चरण के अंदर ये दोनों चीजें अप्लाई होने के साथ में मंदिर में जितनी भी सीढ़ियां हैं वहां एक रैंप व्यवस्था होनी चाहिए, ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर लेकर के आया जाना चाहिए ताकि व्यू बढ़ जाए। हमारी तरफ से सारी चीजों में एडमिशन दे दिया गया। मौखिक रूप से यह कहा गया कि इन दोनों के निर्वाह होने के बाद यदि नहीं कोई चीज बनती है तब कॉरिडोर के लिए विचार किया जाए, लेकिन उसमें भी हम लोगों की उसमें स्वीकृति होना आवश्यक है। ये सारी चीजें मौखिक होती हैं, लेकिन मौखिक होने के बावजूद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसमें यह लिखा जाता है कि कॉरिडोर के लिए गोस्वामी पक्ष ने जो है अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए हमने ऑर्डर के अंदर मॉडिफिकेशन भी डाला हुआ है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि ये ऑर्डर उस हिसाब से नहीं है जैसा हमारी बहस हुई थी। जब ये लगने लगता है कि ये मामला 2022 से चलते चलते और 2025 आ गया है, 2 साल पहले जब कॉरिडोर का आदेश हो चुका था राज्य सरकार के द्वारा, इस आदेश के अनुरूप कोई भी कार्य आज तक नहीं किया गया। इवन मैं आपको बताऊं कि जो स्कीम ये अब एज ए एक्ट लेकर आए हैं, उस एक्ट को भी एज ए स्कीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया था, जिसके विरोध में भी हम हमारे गोस्वामी परिवार के द्वारा जो है एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दी हुई है। उसमें भी कोई कार्य कारित नहीं किया गया था क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं हुआ था, एप्लीकेशन ही मूव ऑन हुई थी, उसका निस्तारण नहीं हुआ था। अगर इनको एक्ट लाना होता तो उसी समय ले आते। लेकिन अब यहां पर देखिए कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता दिखता है। यहां पर पूरी नीति जो थी
संबंधित अधिकारियों की, वो मंदिर के बाहर कॉरिडोर की थी ही नहीं। अगर कॉरिडोर की होती तो 2023 में कॉरिडोर की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। जो न्यास बोर्ड आपने अब गठन किया है, वो न्यास बोर्ड 2023 में ही आप गठन कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। इनको मंदिर के अंदर घुसने का स्पेस चाहिए था, मंदिर का पैसा चाहिए था। तो एक नई व्यवस्था चालू करी गई और उस व्यवस्था के तहत जो है ये बनाया गया कि एक ऐसा मुकदमा जिसका बांके बिहारी मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, एक गोवर्धन मंदिर का मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में था, उस मुकदमे के अंदर घुस करके और ये बताना कि उस मुकदमे का भी थोड़ा सा सारांश बता देता हूं कि एक मुकदमा ये था आपके न्यायिक आदेश की अवमानना का। सिविल जज सीनियर डिवीजन के माध्यम से एक रिसीवर अपॉइंट होना था गोवर्धन में, क्योंकि पिछले रिसीवर के ऊपर जो है दुनिया भर के दोषारोपण थे और उस दोषारोपण की वजह से उन्होंने किसी एक व्यक्ति को रिसीवर ना बना करके बाकी वहां पर रिसीवरों की कई, एक जिसमें वकील थे 3 या 4 और 3 या 4 वहां के लोकल नागरिक थे जो सरकारी डिपार्टमेंट से जो है क्या बोलते हैं से कार्यरत थे और उनका रिटायरमेंट हो चुका था। मतलब वो सब वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में थे। इनका एक ग्रुप बना करके एज ए रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है। इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जिनके मन में कुछ और था कि वो एकाधिकार चाहते थे, उनके माध्यम से हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाती है। हाई कोर्ट ने मैडम के खिलाफ तो कुछ नहीं किया, लेकिन वकीलों के खिलाफ आदेश कर दिया कि किसी भी मंदिर के अंदर कोई भी जो है वकील रिसीवर नहीं होता है। ये लोग वहां के मैनेजमेंट को बनने नहीं देते हैं, दुनिया भर की एप्लीकेशन मूव ऑन कर देते हैं। वो वकील साहब लोग बुरा मान गए और सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिला जज को जो है एक लेटर इशू कर देता है कि बताइए कितने ऐसे मंदिर हैं जिसमें वकील जो हैं यहाँ पर एज ए रिसीवर काम करते हैं। तो पता चलता है पूरे जिले में 197 मंदिर हैं जहां पर वकील हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है। इसी बीच सरकार पहुंच जाती है वहां पर और एक एप्लीकेशन देती है कि साहब 197 मंदिरों का अधिग्रहण हम कर लेते हैं, हमको चार्ज दे दिया जाए। मैं फिर से नोट कहूंगा कि 197 मंदिरों का अधिग्रहण हम कर सकते हैं, हमको चार्ज दे दिया जाए। हमारे पास पूरा एक स्कीम तैयार है, एक योजना तैयार है। अगर आप हमको स्वीकृति देते हैं तो वो योजना आपके सामने रख दी जाती है। वो स्वीकृति दे देते हैं। क्यों दे देते हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो स्वीकृति दे देते हैं एक ऐसे मुकदमे में जिसका दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा था हाई कोर्ट में मुकदमा, और ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है स्वीकृति दे देते हैं और स्वीकृति देते ही ये प्रोजेक्ट पूरा बांके बिहारी कॉरिडोर का सामने रख दिया जाता है। और 2023 का वो आदेश भी रखा जाता है जिसमें मंदिर के पास जमीन खरीदने के लिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि पैसा मंदिर का नहीं लगेगा। उस आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे देती है और ये कह देती है कि पैसा आपको रिलीज कर दिया जाता है और आप जो है एज पर लॉ कानूनी प्रक्रिया शुरू करें। ये ध्यान रखें कि इस पैसे से जो जमीन खरीदी जाएगी वो ठाकुर जी के नाम होगी। जैसे ही ये ऑर्डर हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग इसमें एक एप्लीकेशन मूव ऑन करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और ये आप कहते हैं कि साहब हमारा एक मैटर वहीं पर चल रहा था। तरीका ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जब इस तरीके के कोई मुकदमे की सुनवाई करती है, या तो हाई कोर्ट से पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मंगा लिया जाता है या उसके अंदर एक टाइम बार्ड करके वापस हाई कोर्ट भेज दिया जाता है कि इतने दिनों में इसका निस्तारण करें। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने रिक्वेस्ट करी कि साहब हम इसमें नेसेसरी पार्टी, हमको पार्टी बनाया जाए और ये जो ऑर्डर करा गया है इसको रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के में इस मुकदमे की जब सुनवाई होती है तो उस समय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सरकारी वकील की जो है बहुत क्लास लगाई, बहुत क्रोध में हुए और यहां तक कह दिए कि आपने जो है इस मैटर में आपने इसको हाईजैक कर लिया है। जब वो ज्यादा उनको डांट पड़ने लगी तो उन्होंने एक एक्ट निकाल करके दिखा दिया कि साहब ऐसा है कि जो आपने पिछला ऑर्डर करा यानी कि 15 मई का वो जो ऑर्डर है वो इन्फेक्शियस हो गया और अब तो राज्य सरकार एक एक्ट ले आई है और यहाँ पर एक प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया गया है। इस प्राइवेट ट्रस्ट के पास में संपूर्ण ताकत है और यही आगे की व्यवस्था करेंगे। और कमाल की बात तो यह है कि ये एक्ट 27 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट में थी और देर रात 26 तारीख को लेकर आया गया। अब 26 तारीख को जो एक्ट लेकर आया जाता है तो यहाँ पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हमारे राज्य की जो राज्यपाल हैं उनका टेन्योर खत्म हो चुका है और वो एक कार्यपालक की जैसे कार्य कर रही हैं और जो संविधान के तहत उनको प्रदत्त शक्तियां हैं उसके तहत किसी भी तरीके के एक्ट या ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए
जब कोई विषम परिस्थिति होती है तभी वो सिग्नेचर करेंगे, अन्यथा एक जनरल रूटीन के वर्क करते हैं। यहाँ सवाल यह है जो कि न्यायालय में पूछा जाएगा कि माननीय राज्यपाल को ऐसी कौन सी यहाँ पर आपातकाल महसूस हुआ कि उनको रातों रात इस एक्ट पर सिग्नेचर करने पड़े और इस एक्ट को जो है पास करने की आवश्यकता पड़ी। कई बार आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है कॉरिडोर। एक्चुअली मेरे व्यूअर्स सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं कि कॉरिडोर क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, कॉरिडोर का मतलब होता है एक गलियारा, एक ऐसी जगह, एक गलियारा जहां पर यह माना जाता है कि भीड़ भाड़ बहुत है। उस गलियारे को बनाने के लिए चौड़ी सड़कों की व्यवस्था होती है ताकि संबंधित प्लेस तक आने में आसानी हो जाए। इसे हम कॉरिडोर बोलते हैं, जो किसी एक पार्ट के चारों तरफ एक सर्कल बना देना, जिसे कॉरिडोर कहा जाता है। अच्छा सर, मैं कई सारे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं और वो लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि कई सारी वीडियोस में लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, जो सेवायत हैं, वो श्रद्धालुओं के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। एक्चुअली ये बात सही है? देखिए, जहां तक लोकल न्यूज चैनल्स या यूट्यूबर्स का है मामला, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक श्रद्धालु जो यहां आ रहा है बड़े भाव से, मंदिर के अंदर की व्यवस्था समझिए। मंदिर के अंदर अभी तक कोई क्यू सिस्टम नहीं है जैसे बाकी मंदिरों में है। जहां जहां कॉरिडोर बने हुए वहां पर एक क्यू सिस्टम लागू कर दिया गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कॉरिडोर बनने से पहले क्या स्थितियां थी। काशी विश्वनाथ में पहले यह व्यवस्था थी कि आम आदमी श्रद्धालु वहां जाता था, अभिषेक भी कर लेता था, जल भी चढ़ा लेता था, बेलपत्र भी चढ़ा लेता था, पुष्प भी चढ़ा लेता था, इत्र भी चढ़ा लेता था, दूध भी चढ़ा लेता था, दही भी चढ़ा लेता था। वो सारे कार्य कर सकता था। कॉरिडोर बनने के बाद परिस्थितियां क्या हो गई, एक आम श्रद्धालु इन चारों पांचों चीजों में से कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको कुछ करना है तो उसके लिए एक निहित शुल्क देना पड़ रहा है, तब जाके करेगा, वरना वहां पर आने वाले वीआईपीज के लिए ये सारी सुविधाएं हैं। एक जनरल श्रद्धालु के लिए इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल उसको एक लाभ ये हो गया कि जहां वो आराम से गलियों के मार्फत से, इस गली में जगह नहीं हुई तो दूसरी गली से आ जाता था, अब उनको घंटों की एक क्यू सिस्टम में खड़ा होना पड़ता है। एक चरणबद्ध तरीके से आइए, स्टैच्यू को देखिए और बिना कुछ, जब तक आप भाव लगाओ तब तक तो आपको बाहर कर दिया जाता है। बांके बिहारी जी में ऐसा नहीं है। बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालु अपने मन से, भाव से इत्र भी लाता है, फूल भी लाता है, प्रसाद भी लाता है और अपने ही मन से ठाकुर जी तक खुद समर्पण कर सकता है जा करके। यहां पर जो मंदिर में गोस्वामी है, यहां पर दो तरीके की पद्धति है। गुरु शिष्य पद्धति जो एक पुरातन समय से चलती चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जब गुरु के बच्चे बड़े हो गए तो वो गुरु हो जाते हैं और ऐसे ही शिष्य के बच्चे बड़े हो गए तो वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है। ये सारे कार्य वो अपने गुरु के माध्यम से, यानी कि गोस्वामी के माध्यम से संपादित कराते हैं। ठाकुर जी को भोग अर्पण कराना, पोशाक धारण कराना, फूल बंगला कराना और विभिन्न सेवाएं करवाना और ठाकुर जी का प्रसाद अपने गुरु के माध्यम से आशीर्वाद समेत लेना। लेकिन जब एक नया श्रद्धालु आता है तो वो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वो चाहे तो किसी गोस्वामी सज्जन को भी लेकर के कि महाराज जी आप हमारा भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, आगे हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो या तो उनके माध्यम से या सेल्फ जाकर के कर सकता है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि एक गुरु शिष्य परंपरा में भी अगर हमने किसी श्रद्धालु का कोई कार्य कराया तो हमको उस कार्य के एवज में वो दक्षिणा देते हैं। एज ए ब्राह्मण दक्षिणा का अधिकार हमें है, ये सर्व जगह व्याप्त है और इसमें किसी तरीके का विरोधाभास नहीं है कि ब्राह्मण को दक्षिणा लेने का अधिकार है। अब एक नया श्रद्धालु यदि आ रहा है और अगर आप उसका कार्य संपादित कराते हैं और वो भाव में होकर के आपके चरण छू रहा है, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो और उस निमित्त कार्य के वो आपको दक्षिणा दे रहा है, तो ऐसे किसी श्रद्धालु के साथ कोई क्यों धक्का मुक्की करेगा, कोई क्यों मिसमैनेजमेंट करेगा, कोई क्यों मारा पीटी करेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ दिन पहले वृंदावन में पुलिस ने एक बाउंसर ग्रुप को अरेस्ट किया जी, जो कि आपने भी देखा होगा कि वीआईपी दर्शन कराते थे। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मंदिर परिसर को ये बात पता थी कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, मंदिर परिसर में जैसे ही इस बात का जिक्र हुआ तो ये हमारे यहाँ के ही गोस्वामी बालकों ने कहा और उनको बाकायदा दिखाया कि व्हाट्सएप पर इस तरीके के ग्रुप्स चल रहे हैं जो 5,000 10,000 रुपए लेते हैं और इस बात का जो है चैलेंज देते हैं कि हम आपको भीड़ से बचा के लेके जाएंगे। उनकी प्रशासन के साथ किस तरीके की पैठ है कि वो वीआईपी दरवाजे से खुद तो 4-5 वो खुद हैं, बाकी वो उस परिवार को जिसको वो कवर अप करके लेकर आ रहे हैं,
वहां पर बैठने वाले पुलिस वाले या और जो अधिकारी हैं उनसे कैसी रैट पैट थी कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जा रहे थे। ये शिकायत मंदिर के गोस्वामियों के द्वारा ही करी गई, क्योंकि हमारे यहाँ के जो एसएसपी महोदय हैं वो बहुत भक्त हैं और मैंने सुना है कि ठाकुर जी के बहुत अन्याय जो है उन पर आस्था रखते हैं, बहुत अनन्य आस्था रखते हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं। उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और तत्काल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया और उन सबको पकड़ा गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था कि आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, आप यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना की आवश्यकता है। गोस्वामी परिवार कॉरिडोर का विरोध क्यों कर रहा है और क्यों आम जनता से छुपाया जा रहा है मंदिर के अधिग्रहण को? इस अधिग्रहण को छुपाने के लिए कॉरिडोर को हाइप पे करा जा रहा है। एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भीड़ हो, मंदिर के अंदर भीड़ हो। इस बाबत हम बहुत जल्दी एसएसपी महोदय से मिलेंगे और उनको एक लिखित अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी देंगे कि आप इस तरीके की कोई व्यवस्था बनाइए कि जो है इस तरीके की आपाधापी ना बने। जहां तक इस न्यास की बात है, जो बात अधूरी रह गई कि न्यास क्या है, जो बात सुप्रीम कोर्ट में न्यास को लेकर के कही गई सरकारी वकील के द्वारा, ये एक प्राइवेट संस्था बना दी गई है जिसके अंदर 18 लोग होंगे। इन 18 लोगों में 7 पदेन होंगे। पदेन का मतलब ऐसे लोग जिले के जो एक पद पर आसीन हो, जैसे एसएसपी साहब, डीएम साहब और यहाँ के जो है क्या बोलते हैं जो और बड़े अधिकारी और बड़े पद हैं, सरकारी पद, वो लोग होंगे। 11 लोग जो हैं वो नामित सदस्य होंगे जिनके अंदर राजभोग और शयनभोग से एक एक व्यक्ति और 3-3 के 3 ग्रुप, जिसमें से एक ग्रुप भागवताचार्यों का, एक अलग संप्रदाय के बाबाजी लोगों का और एक यहाँ के धनाढ्य लोगों का, जिनकी नियुक्ति भी सरकार करेगी। इन सबके ऊपर एक सीईओ बैठा ले जाएगा जिसकी नियुक्ति भी सरकार करेगी। इन 18 के ऊपर उसकी नियुक्ति की पावर इतनी होगी कि वो मंदिर की भूमि को किसी को दान दे सकता है, वो किराए पे दे सकता है, पट्टे पे दे सकता है, वो मंदिर के मूल स्वरूप को चेंज कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 18 तो ये सदस्य और 19वां वो खुद, यानी 19 लोगों के बाद में इस एक्ट में किसी तरीके का संशोधन का अधिकार ही नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने सारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया हमारे, और जो हमारे परंपरागत रूप से जो हमको अधिकार मिले वो खत्म कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसके अंदर 7 लोग जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिसमें नियुक्ति जो है राज्य सरकार कर रही है, जिसमें सीईओ राज्य सरकार का होगा, तो वो प्राइवेट कहां से रह गया? आप तो सरकारी तौर पर मंदिर का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा विरोध इस अधिग्रहण के लिए बिल्कुल पुरजोर तरीके से है। बात आ जाती है कॉरिडोर का विरोध क्यों कर रहा है गोस्वामी समाज? कॉरिडोर का विरोध इस वजह से कर रहा है कि मंदिर के आसपास की जितनी भी गलियां हैं वो सब ऐतिहासिक गलियां हैं, पुरानी गलियां हैं। 1754 का तो मैंने आपको अभी जिक्र ही किया था कि मेरे पास में इस तरीके की एक डीड है। 1864 का मैंने आपको पूरा ही बता दिया कि एक जिला कलेक्टर जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने बुक में मेंशन करा हुआ है। तो उस समय की गलियां और उससे भी प्राचीन ठाकुर जी के समय की गलियां ये हैं, जहां पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है और ये भाव है कि ठाकुर जी इन्हीं गलियों से निधिवन जाते हैं। और आर्टिकल 26 में हमको ये अधिकार है कि हमारी आस्था जो है उसकी जो है रक्षा संविधान के इस आर्टिकल 26 में आती है। तो क्यों हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कॉरिडोर ना बना करके अगर सरकार चाहती तो वहां के लोकल लोगों से बात करके उन गलियों को थोड़ा सा चौड़ा करा जा सकता था, जो कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद का उद्देश्य है। उसको उस संस्कृति की, उन धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन मुझको नहीं समझ में आता कि एक ट्रस्ट जो है ऑर्डिनेंस पहले ही पास करके ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर दिया जाता है और उसके बाद में एक मंदिर के लिए स्पेशली एक एक्ट लेकर आया जाता है जिसकी जिम्मेदारी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की थी सारी चीजों की। उन्होंने क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन किया मुख्यमंत्री जी से या बाकी लोगों से कि ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए? आज मैं अगर आपको बताऊं, इसी न्यास के द्वारा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा सारे जितनी भी दुकान हैं, नीचे से मंदिर से लेकर के और नीचे मार्केट तक के, सबके बोर्ड एक कलर के करे गए हैं। ये सारा काम उन्होंने किया, तो उन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था करी कि इस जगह को संरक्षित करा जाए? गलती वहां पर हो रही है। जो काम उनका था वो उन्होंने करा नहीं। और हमने उनको ये विचार भी दिया कि भाई अगर आपको इस कॉरिडोर की इतनी आवश्यकता पड़ रही है तो जमुना जी के पार आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जिसमें आपने NH2 और एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया है। सारा डेवलपमेंट जमुना के पार माठ में एक नव वृंदावन आप बना रहे हैं।
यमुना के ऊपर आप 4 ब्रिज बना रहे हैं, सारी पब्लिक को आप हरिद्वार की तर्ज पर जो है जमुना पार लेकर के जाएंगे और वहां से पब्लिक पुल के माध्यम से वृंदावन में एंटर होगी। जहां पर वो पुल आएगा वहां से 100 मीटर की दूरी पर बांके बिहारी जी का मंदिर है और बांके बिहारी जी से लगा हुआ राधा वल्लभ जी का मंदिर है और सारे मंदिर पुराने जो सप्त देवालय हैं वो सब एक ही लाइन में है। आप जमुना साइड रिवर साइड फ्रंट बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं, तो जो कॉरिडोर आप यहां पर गलियों को तोड़ के बनाना चाह रहे हैं, ये 100 मीटर दूर अगर आप बना लेते हैं और रजिस्ट्रेशन और क्यू सिस्टम के द्वारा पब्लिक को उतने ही लोगों को दर्शन कराएं जितना मंदिर की कैपेसिटी है और वापस ले जाएं, तो किसी पुरातन इतिहास को छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो उसका अभिप्राय देखिए कि क्या हो सकता है। कॉरिडोर बनते ही भयंकर भीड़ आना शुरू हो जाएगी। कुंभ में पूरा एक जिला आपने बसा दिया। कुंभ के जिले बनने से पूरे भारतवर्ष की पब्लिक आ गई। 25 लाख की कैपेसिटी वाला इलाहाबाद, क्या आपने उसको तोड़ दिया? 1-1.5 महीने तक इलाहाबाद एक तरीके से पूरा जाम रहा। चलिए, ये तो इलाहाबाद में ही हुआ। इलाहाबाद के पास में 250 से 300 किलोमीटर दूर काशी और वहां से अयोध्या हुई उतनी दूर है। उस भीड़ का इंपैक्ट वहां तक रहा। उसका असर यह हुआ कि 4 लोग काशी विश्वनाथ के 4 नंबर दरवाजे पर मर जाते हैं। क्या आपने वो जो कॉरिडोर बनाया था उस कॉरिडोर का की वजह से क्या घटना कम हो गई? इस समय दिक्कत यह है कि पब्लिक जहां ज्यादा आ रही है, सारी जगहों पर कैपिंग की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन। जहां आपने बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए हैं वहां पे भी आप आज की डेट में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। अभी राम दरबार की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चंपत राय जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमने किसी को न्योता नहीं दिया है, जिसको आना है अपनी स्वेच्छा से आया, अपनी अपनी जिम्मेदारी से आया। राज्य सरकार का कोई व्यवस्था नहीं, मंदिर ट्रस्ट का कोई व्यवस्था नहीं। क्यों रोक रहे हैं आप? जब हम कहते हैं कि पब्लिक को रोक के चलाइए तो हमसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आप लोग कौन होते हैं आने वाली पब्लिक को रोकने वाले? साहब, हम उन्हीं पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं कि वो यहां पर आए तो सुरक्षित आए, अच्छे से दर्शन करें और सुरक्षित चले जाएं। ये एक आग्रह हमने उनसे किया है, जो कि हमने सारी चीज लिखित में कर रखी है। आज भी मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से छुपाई हुई हैं। आग्रह उनसे यही है कि साहब एक बार हमको बुलाइए, हम आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप समझेंगे हमारी बात को। और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी तक जितनी भी यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य नहीं आया है। अभी एक कोई सुना में आई है कि कोई बैठक कानपुर को और मथुरा को लेकर के हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि मंदिर मठों की व्यवस्था अक्षुण्ण रहनी चाहिए। तो मेरा तो आप लोगों के माध्यम से यही एक है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे, यहाँ के ब्रजवासियों का भाव पहुंचे, किसी के घर का अहित ना हो करके आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन हो। इस चीज के लिए हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बात जो हो वो एक सकारात्मक रूप में हो और लिखित हो। जैसे कि डीएम साहब के यहाँ बैठक होती है, जब हम उस बैठक में जाते हैं तो मिनट्स लिखे जाते हैं, हमसे साइन करे जाते हैं। यहाँ पर तो व्यवस्था उल्टी चल रही है। कहा जाता है कि एक घर के अंदर कोई विवाद होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग पहले उस विवाद को खत्म करते हैं, नहीं तो आस पड़ोस के लोग आकर के उस वाद विवाद को खत्म करते हैं। और तब भी नहीं वो होता है, तब न्यायालय की शरण में आते हैं। हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि पहले न्यायालय की शरण में गए और अब हमसे यहाँ पर जिला प्रशासन कहता है कि बात करिए, और उस बात को ना तो कहीं लिख करके दिया जाता है, नहीं कुछ बता के दिया जाता है। खाली ये कहा जाता है कि जिनके घर जाएंगे उनको उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन कितना ये नहीं बताया जा रहा है। प्रश्न ये है कि क्या सर्कल रेट यहाँ का बढ़ा हुआ है? 2016 से तो मेरे पास साक्ष्य है कि सर्कल रेट खाली बिहारीपुरा का वृंदावन में नहीं बढ़ाया गया, बाकी पूरे जिले का बढ़ा हुआ है। मतलब वृंदावन में और जगह का भी बढ़ा दिया, बिहारीपुरा का कुछ नहीं। जिन लोगों को आप दुकान देने का आश्वासन दे रहे हैं, उनको कैसे और कितनी बड़ी दुकान देंगे, कुछ नहीं बताया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ बताने को तैयार नहीं, खाली वर्बली बातें हो रही हैं। तो वर्बली बातें नहीं चाहिए। यहां पर जिलाधिकारी महोदय हैं, एसएसपी साहब महोदय हैं, जो भी कुछ कहना है सरकार की तरफ से लिखित में बात करिए। ब्रजवासी हैं, सब बहुत भोले हैं, आपकी बातों को समझेंगे जब आप लिख करके कुछ देंगे। लेकिन एक तरफ आप कोर्ट में प्रोसीडिंग कर रहे हैं, या तो उसको हटा लीजिए, तब हम लिखित में कोई बात करें या मौखिक रूप में बात करें। लेकिन एक तरफ आप जब एफिडेविट पर बात कर रहे हैं तो फिर मौखिक बात करने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जितना मुझे समझ आया कि सरकार करना बहुत कुछ चाहती है, सिर्फ हवाबाजी में, धरातल पर अभी तक आप लोगों के से कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये देखें और आप लोगों की बात सुने। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।